सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। जो हमारा प्रथम प्रश्न होता है, पहला पेपर जो होता है, वहाँ के हम लोग आज देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस हमारे कौन से बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर कि जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास के लिए कितनी अवस्थाओं कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो इन्होंने कितनी किया है, 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये हो जाएंगे इसके 4 अवस्थाएं। चलिए अगला देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दोस्तों कि बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार लिखिए। तो बाल मनोविज्ञान की परिभाषा, जो मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये हो जाएगा हमारा बाल मनोविज्ञान। और इन्होंने किसने कहा था, इसने क्रो एंड क्रो ने कहा था इसको। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो 2 विधियों के नाम कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा मनोविश्लेषण विधि और व्यक्तिगत निदान विधि हो जाएंगी। ये 2 विधियाँ हो जाएंगी इसकी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचना ही वंशानुक्रम है। और रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार बताया गया कि वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है 5 नंबर की मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो सामान्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आपका हो जाएगा किशोरावस्था। ये हो जाएंगी इसकी 3 अवस्थाएं। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि मनोविज्ञान में बच्चों के विकास के किन अवस्थाओं का अध्ययन होता है, तो उनके नाम लिखिए। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन्हीं 3 का अध्ययन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं इस प्रकार है। पहला हो जाएगा शैशवावस्था, दूसरा हो जाएगा बाल्यावस्था, तीसरा हो जाएगा किशोरावस्था। ये 3 बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इनको आप लोग रट ही लीजिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है 8 नंबर कि बाल विकास की मुख्य 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो बाल विकास के मुख्य 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, शैशवावस्था हो जाएगा, बाल्यावस्था हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था हो जाएगा और एक हो जाएगा किशोरावस्था। ये हो जाएंगे मुख्य 4 अवस्थाओं के नाम। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रमुख रूप से जो संवेग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्रोध, भय और प्रेम, ये हो जाएंगे हमारे संवेग। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि बालक विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा देखिए यहाँ पर दिया गया है। शैशवावस्था दिया गया जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 10, किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष। ये हो जाएंगी इनकी प्रमुख अवस्था और सीमा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या बताया गया, ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति क्या है, अधिगम है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वातावरण का अर्थ आप लोग कैसे स्पष्ट कर सकेंगे। तो सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि वातावरण क्या है, चारों तरफ से घिरा एक आवरण क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है, ठीक है। चारों ओर से घिरा एक आवरण वातावरण कहलाता है। और सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं कि वातावरण हमारे चारों ओर विद्वान व सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं, ठीक है। वातावरण क्या होता है, हमें प्रभावित करता है। और जे.एस. रास के अनुसार बताया गया कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ठीक है। वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। साथ में अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। तो रुचि क्या है, आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं रुचि क्या है, उनको आप समझा सकते हैं। ध्यान क्या है, ध्यान किसी में ध्यान लगाना, ठीक है, ध्यानपूर्वक। तो ये होता है हमारा ध्यान। यानी रुचि एवं ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। किसी कार्य को करने में हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब हमारी उस कार्य में रुचि होगी। यानी उसमें जब हमारी रुचि होगी
तभी हम उसमें हम ध्यान लगा के कार्य कर सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं? तो व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी? वस्तुनिष्ठ विधि हो जाएगा, आत्मनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे इसकी विधियाँ। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व का नाम बताइए। तो वंशानुक्रम हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा, सामयिक तत्व हो जाएगा और सामाजिकरण और शारीरिक तत्व, ये हो जाएंगे व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व का नाम। अगला यहाँ पर बनता है दोस्तों क्वेश्चन कि रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो रुचि ज्ञान पर आधारित होती है और रुचि एवं ध्यान एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसा कि अभी ऊपर बताया भी गया है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। तो अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है और अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है और अभिप्रेरणा अधिगम सीखना का अंग है, सीखना का सहायक अंग है। और जॉनसन के अनुसार बताया गया कि अभिप्रेरणा समान क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? तो वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित और आपका हो जाएगा, इसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दिया जाता है और बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक बालक का सर्वांगीण विकास कर सकता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन से हैं? तो बालक का भोजन हो जाएगा और वंशानुक्रम हो जाएगी, ये दो कारक प्रभावित करने वाले हैं। अगला यहाँ पर होता है कि स्मरण क्या है? तो सामान्य अर्थ में स्मृति का अर्थ है याद रखना। वुडवर्थ के अनुसार बताया गया कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है। जो हम कुछ कर चुके हैं पहले उसको याद रखना ही क्या है? स्मृति है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। तो बालक का भोजन हो जाएगा और लैंगिक अंतर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कल्पना क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्पना क्या है? तो और यहाँ पर बताना मैकडोल के अनुसार कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है कल्पना शक्ति बढ़ता जाता है। यहाँ पर देखिए मैकडोगल के अनुसार ही क्यों लिखा गया। देखिए अगर कल्पना लिखने को आता है तो अगर आप सिंपली किसी की परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है, तो उसका नाम आपको जिसकी भी परिभाषा याद हो उसका नाम आप आगे लिख के इनके अनुसार आप लिख दीजिए परिभाषा। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी का पूछ लिया जाता है तब आपको वही लिखना होता है। ठीक है, तो कल्पना शक्ति बढ़ता जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन होता है चिंतन क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं चिंतन क्या है। तो चिंतन को सामान्य रूप से सोचना कहते हैं और चिंतन प्रतिकारात्मक व्यवहार है। चिंतन के विकास के लिए बच्चों में करके सीखने की क्रिया को जागृत करना अति आवश्यक है। चिंतन के द्वारा ही प्रतिदिन नए नए खोज हो रहे हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि तर्क क्या है? तो तर्क देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार बताया गया है कि मन में उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। जैसे जैसे बालक क्या होता है बढ़ता है, बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन तथा तर्क की क्षमता आ जाती है। और तर्क के द्वारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तर्क के द्वारा बालक अपने बात को सही सिद्ध करता है और चिंतन करने से तर्क की क्षमता जो है वो बढ़ती है। और चिंतन प्रथम सोपान है, उससे जुड़ा तर्क दूसरा सोपान है और यह 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता बालकों में आ जाती है। अगला यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकेंगे या फिर कैसे कर सकते हैं? तो भाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भाषा विज्ञान का विकास करके और कहानियाँ या कथाएँ सुना करके। और इससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जैसे लाइव ये ख़त्म होता है, जैसे क्लास ख़त्म होती है उसके बाद आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो वहाँ पर जाके सर्च करिए हाईफाई स्टडी 94। जैसा सर्च करेंगे आपको मेरे चैनल के हिसाब से लोगो मिल जाएगा वहाँ पर भी, और उसको आप ज्वाइन करके आराम से पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है?
तो यह क्वेश्चन किसका है, हरलाख का है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक बालक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार करता है। तो साक्षात्कार विधि से होता है। ठीक है, कौन सी विधि हो जाएगी, साक्षात्कार विधि हो जाएगी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है। यह परिभाषा है किसका है, एनास्टॉसी की है। यह परिभाषा किसकी है, एनास्टॉसी की है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं और बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उसका वंशानुक्रम है। ठीक है, और यहाँ पर साथ में हो जाएगा कि बाल विकास में वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो बुद्धि पर प्रभाव, बच्चों को उत्तम एवं स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए जिससे उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। और व्यक्तित्व पर प्रभाव, अच्छे रहन सहन का व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव भी पड़ता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आत्मसम्मान की भावना, काम भावना की परिपक्वता, धार्मिक भावनाओं का उदय और अपराध वृद्धि, ये हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पैथोलॉजी शिक्षा शास्त्री के अनुसार परिवार का परिभाषा दीजिए, परिवार की परिभाषा दीजिए। तो घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक की प्रथम पाठशाला भी है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि व्यक्तित्व का विकास कितने प्रकार से होता है। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये होता है व्यक्तित्व का। अगला हो जाएगा हमारा थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं। तो थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं, 3 नियम हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये हो जाएंगे इसके 3 नियम। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अधिगम की कोई 2 प्रभावशाली विधियाँ कौन सी हैं। अधिगम की कोई 2 प्रभावशाली विधियाँ कौन सी हैं। तो करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, और 2 लिख लेते हैं परीक्षण करके सीखना और निरीक्षण करके सीखना और परीक्षण करके सीखना, ये हो जाएंगी इसकी विधियाँ। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है। बालक के विकास की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है। तो जन्म से पूर्व भी शुरू हो जाती है। अगला यहाँ पर हो जाएगा विकास की प्रक्रिया। तो विकास की प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, जीवन पर्यंत हमेशा चलती ही रहती है। साथ में अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो सामान्य रूप से विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा किसकी है, वुडवर्थ की है यह परिभाषा। साथ में 40 नंबर क्वेश्चन बनता है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो ये किसने कहा था, BN झा ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, BN झा के अनुसार है ये। और वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं। तो वंशानुक्रम के निर्धारक कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम के निर्धारक जो होते हैं वो जीन्स होते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है। तो विशेषता को जो विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। कौन सी विशेषता होती है जो विकास पर लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। उसके बाद हमारा हो जाएगा कि शैशवकाल का नियत समय है। तो शैशवकाल का नियत समय है 5 से 6 वर्ष। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विकास सामान्य से तीव्र होता है। ठीक है, विकास क्या होता है, सामान्य से तीव्र होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि विकास एक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, निरंतर। ठीक है, जीवन पर्यंत। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। कितना हो जाता है, 90% जो मस्तिष्क का विकास होता है वो बाल्यावस्था में ही हो जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वयं के अध्ययन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि बालक को आनंददायक सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन है, तो यह कथन किसका है, कोलेशनिक का है। ठीक है, यह कथन किसका है, कोलेशनिक का है। और उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनता है विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या बताया था। तो मूल
प्रवर्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। ठीक है, अगला यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बनता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है, उसकी कार्य क्षमताओं से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है और उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। तो ये थे आप सभी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी, जल्दी से ये वहाँ पे जाके, और पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, जल्दी से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।